हेलो स्टूडेंट, आई एम राशिद अली और आप मेरे साथ जुड़े हैं स्टडी अल्फा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारी क्लासेस जो हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। तो आपके लिए सबसे पहले मैं लेकर आया हूं अपना लेक्चर्स अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म। 12th क्लास के लिए मेरा पहला लेक्चर होगा। अब आपके मन में डाउट आएगा कि हम जो है यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं और हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो आप हमें अपने डाउट कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हम अपना एक चैनल लेकर आए हैं टेलीग्राम के ऊपर। आप इस पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ, अपने सारे डाउट्स, अपनी सारी बातें इससे आप क्लियर कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे साथ ज्वाइन हुए किसके ऊपर, टेलीग्राम्स के ऊपर। अब जैसे कि आप जानते हैं 11th क्लास में जब आप थे तो 11th क्लास में आप पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप पढ़ते थे कि आपके पास एक आदमी होता था छोटा सा, उसी के सारा का सारा बिजनेस उसके ऊपर डिपेंड होता था। छोटी सी उसकी इनकम होती थी, छोटा सा उसका प्रॉफिट होता था और थोड़ी सी उसकी क्या होती थी, कैपिटल। वो अपनी बिजनेस चलाता था और इसी से अपने क्या करता था, सर्वाइवल। यानी उसका जितना भी बिजनेस था वो सारा का सारा बिजनेस जो डिपेंड था वो किसके ऊपर था, उसके अपने ऊपर था। अब हल्के हल्के जो है उसके पास पैसे आते हैं, या वो आगे की सोचता है, या बहुत सारे कुछ उसके पास क्लू आ जाते हैं, वो सोचता है मैं अपना बिजनेस आगे बढ़ाऊं। अब सपोज कीजिए आप अकेले आदमी हैं, सारा बिजनेस आप खुद संभाल रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी आपके पास है और आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कहाँ तक सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको किसी दूसरे आदमी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारा बिजनेस आपके बस की तो है नहीं। सब जगह आप नहीं बैठ सकते, सारा काम आप नहीं कर सकते। तो आप अपने साथ एक ऐसे आदमी को जोड़ते हैं जिसके ऊपर आपको पूरा फेथ हो और पूरा ट्रस्ट हो, क्योंकि जब तक आपके पास ट्रस्ट नहीं होगा आप अपने साथ किसी को जोड़ नहीं सकते। तो अपने साथ जोड़ने के लिए हम एक आदमी को अपने साथ तो जोड़ते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस पहले छोटा सा था अब वो बिजनेस बड़ा बन जाता है। या आप कोई और नई ब्रांच भी खोल सकते हैं, आप चाहें तो एक नई ब्रांच खोल लें, उसके लिए भी आपको किसी आदमी की जरूरत होगी। तो जब हम अपने साथ किसी एक नए आदमी को या उससे किसी भी ज्यादा आदमी को, आपने 2 की जगह 3 आदमी हो गए, तो जब हम ज्यादा आदमियों को अपने ग्रुप में ज्वाइन कराते हैं तो ये चीज पार्टनरशिप कहलाती है। अब पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है देखते हैं साहब। कहता है पार्टनरशिप इज ए रिलेशन। ये रिलेशन होता है आपका पार्टनरशिप किस चीज के लिए, आप ट्रस्ट करते हैं और फेथ करते हैं। यानी जिस आदमी पर आप ट्रस्ट करेंगे और फेथ करेंगे उसे अपने साथ जोड़ लेंगे। किस चीज के लिए, ऑर्डर टू मेंटेन द ट्रस्ट इज नेसेसरी। ये जरूरी है पार्टनरशिप के लिए। मेंटेन हॉनेस्ट, एक्यूरेट एंड एक्विबिलिटी, यानी कि उसके पास आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, वो हॉनेस्ट हो, आपके लिए सारा का सारा काम करे। यही सारी की सारी बातें जो आपके अकाउंट्स को करेंगी वो क्या कहलाती हैं, पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ। In the orders to maintain this trust is necessary that the partnership accounting be maintained and honest, accurate and equability manners। यानी कि आपका जो बिजनेस है वो किस पर डिपेंड करेगा, आपके ट्रस्ट के ऊपर है। आपका ट्रस्ट है उसके ऊपर, तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा लोगे, आपका बिजनेस आगे चल जाएगा। जिस तरह से आप देख सकते हो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या कहते हैं, वो कहता है पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन द पर्सन। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरी बाय ऑल और वन ऑफ देम। यानी पार्टनरशिप जो है हमारा एक रिलेशन है। किस चीज का रिलेशन है, हम पार्टनर जो होते हैं वो एग्री हो जाते हैं अपना प्रॉफिट बांटने के लिए। आप अपने प्रॉफिट को बांटते हो, उसमें से चाहे एक आदमी चलाए बिजनेस को, ये सारे के सारे मिलकर चलाएं। कोई भी एक भी चला सकता है, ये सारे आदमी भी चला सकते हैं। ये चीज क्या कहलाती है, पार्टनरशिप। मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप का मतलब हो गया आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो और आपके साथ एक आदमी और या 2 आदमी और 3 आदमी और आप आपस में मिल जाते हो और आपका एक दूसरे पे क्या रहता है, ट्रस्ट रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, मेन चीज पार्टनरशिप में कम से कम कितने आदमी होने चाहिए, 2 मेंस। यानी कम से कम 2 आदमी होने पर हम वो क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। यानी कम से कम 2 आदमी और ज्यादा से ज्यादा हमारे कितने होते हैं, 50 आदमी। वैसे आदमियों की कोई लिमिटेशंस नहीं है, 2 से ज्यादा भी आदमी हो सकते हैं, 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन कंपनी एक्ट 2014 हमारा एक्ट आया, कंपनी एक्ट 2014। इसके अंदर गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप अपने साथ कितने आदमी लीगली ऐड कर सकते हैं, 50। यानी कम से कम 2 आदमी होंगे और पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा 50 हमारे हिसाब से अब जो होंगे 2014 एक्ट के हिसाब से। दूसरी बात, एग्रीमेंट। आप आपस में कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, 2 पार्टनर्स आपस में मिलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा, कोई डीड करनी पड़ेगी। अब आपकी वो डीड क्या होती है, वो डिपेंड करती है आपके ऊपर। नंबर 3, लॉ फॉर बिजनेस। वो बिजनेस गवर्नमेंट की निगाह में लॉफुल होना चाहिए, यानी इलीगल कोई बिजनेस ना हो। ऐसा बिजनेस हो जिसे गवर्नमेंट ने क्या दिया हो, रिकॉग्नाइज कर रखा हो। शेयर ऑफ प्रॉफिट, आप अपना जो प्रॉफिट बांटेंगे वो किस हिसाब से बांटेंगे, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। भैया आपका अगर कोई भी बिजनेस करते हैं
3 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, तो किसका कितना पैसा लगा है, वो किस हिसाब से पैसा लेगा, किस हिसाब से प्रॉफिट बांटेगा, तो ये मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट, बिजनेस कैरे बाय ऑल, या तो सारे के सारे बिजनेस को चलाएं, एनी ऑफ देम, या कोई भी एक आदमी जो उनमें से एक चाहे। फॉर एग्जाम्पल है, आपके 3 आदमी हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। एक आदमी है, उसके पास टाइम नहीं है पैसा, लेकिन पैसा आपके साथ बिजनेस में लगा रहा है, तो हो सकता है वो स्लीपिंग पार्टनर्स हो जाए, वो पैसा लगा रहा कि मैं नहीं आ पा रहा। तो जरूरी नहीं है सारे के सारे बिजनेस को चलाएं, एक आदमी भी चला सकता है, सारे आदमी भी बिजनेस पर बैठ सकते हैं। तो ये हमारे क्या चीज़ है, मेन फीचर्स। क्या आपको ध्यान रखना, नंबर 2, कम से कम 2 या 50 आदमी होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 आदमी तक होने चाहिए, एग्रीमेंट हो उनके बीच में। नेक्स्ट, लॉ फॉर बिजनेस हो, वो प्रॉफिट किस हिसाब से बांटें। नेक्स्ट, बिजनेस कैरी बाय, या तो सबके सब चला रहे हैं या उनमें से कोई एक चला रहा है, मैटर नहीं करता, सारे चला लें या एक आदमी चला ले। आते हैं राइट्स। अब जब आप पार्टनरशिप कर लेते हैं तो पार्टनरशिप होने पर आपके क्या क्या राइट्स हो जाते हैं। मैं हूं, मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली, मुझे क्या क्या राइट्स मिलेंगे, तो मेरे दिल में एक ख्याल आएगा कि यार मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, मैं किसी भी मैनेजमेंट के किसी भी पार्ट में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, यानी मैं उसके किसी भी पार्ट को देख सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं बिजनेस के अंदर जो भी मेरा होगा। यानी राइट होता है मुझे टेक टू पार्ट्स, किसी भी चीज में बिजनेस के मैनेजमेंट को होता है उसमें मैं अपने बिजनेस के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो सकता हूं। सेकंड मेरा है राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी आपके जो अकाउंट्स की बुक्स हैं, जो आपका कारोबार है, आप उसी के किसी भी पार्ट्स को देख सकते हैं। आपका कोई बिल आया, किसी ने का भी इतने का बिल है, आप उस बिल को देख सकते हैं, तहकीकात कर सकते हैं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोल सकते हैं उसके, या कहाँ से क्या पैसा आ रहा है, क्या पैसा जा रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर ऑफ बिजनेस, आप चाहें तो अपनी कानूनी सलाह किसी दूसरे से भी ले सकते हैं। आपको लगता है आपका बिजनेस चल रहा है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट देखे, आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन आप इसके बारे में किसी और से अगर मालूम करना चाहते हैं तो आपको राइट्स है, आप किसी थर्ड पर्सन से, किसी से भी, कोई भी हो, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, उससे मशवरा ले सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं कि मेरे बिजनेस की ये कंडीशन है। नेक्स्ट, नो न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिट, कोई भी पार्टनर्स जब तक आपकी रजामंदी ना हो, यानी अगर 2 आदमी हैं तो दोनों की रजामंदी, 3 हैं तो तीनों की रजामंदी, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं, जब तक सारे पार्टनर्स आपस में मिलकर ये डिसीजन ना ले लें कि हम न्यू पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं, तब तक आप किसी भी आदमी को पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकते। नो न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिट विदाउट कंसल्टिंग, आपस में आप जब तक सलाह मशवरा ना कर लें तब तक किसी भी नए पार्टनर्स को अपने साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर्स, कहता है एवरी पार्टनर्स टू राइट, कोई भी पार्टनर्स उसका दिल करता है मैं छोड़ना चाहता हूं तो आसानी से छोड़ सकता है, यानी रिटायरमेंट हो सकता है। एवरी पार्टनर्स हैड टू राइट टू रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म, लेकिन कब, आफ्टर गिविंग ए नोटिस, यानी आपको एक नोटिस देना होगा कि भी मैं इस अपनी फर्म से छोड़ना चाहता हूं आपको, या मैं आपके पास से अपना बिजनेस हटाना चाहता हूं, आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोटिस देगा, और नोटिस देने के बाद वो फर्म से रिटायरमेंट हो सकता है। इस तरह से हमारे कौन कौन से राइट्स बनते हैं। राइट्स के लिए क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आ जाते हैं, एमसीक्यू में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट्स दे दिया, आपको टिक लगाना है, तो आप कैसे करेंगे, जैसे राइट टू टेक पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, आप किसी भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट इंस्पेक्ट ऑफ बुक, आप किसी भी बुक को देख सकते हैं, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट आप टैली कर सकते हैं। राइट टू कंसल्टिंग अबाउट द अफेयर ऑफ बिजनेस, आप अपने बिजनेस के बारे में किसी से कानूनी सलाह ले सकते हैं या वैसा भी कोई एडवाइस ले सकते हैं। नेक्स्ट, नो न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिट, कोई भी नया पार्टनर्स एडमिट नहीं हो सकता। एवरी पार्टनर्स हैड टू राइट्स टू रिटायरमेंट, कोई भी पार्टनर जो बिजनेस से जाना चाहे वो रिटायरमेंट ले सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं हम पार्टनरशिप डीड क्या होती है साहब हमारी। अब पार्टनरशिप डीड से मतलब क्या हो गया, मैंने अपना बिजनेस चालू कर लिया, सब दोस्त मेरे साथ आपस में मिल गए, 2 3 हम 4 मिल गए, लेकिन हमने कोई चीज़ तय नहीं करी। अब हम कोई चीज़ तय करें आपस में बैठ के, जो भी चीज़ हम आपस में तय करेंगे वो चीज़ डीड कहलाती है। डीड का मतलब एग्रीमेंट, आप ये करोगे, आप वो काम करोगे, हम इतना पैसा लेंगे, वो इतना पैसा लेगा, किसको क्या देना है, ये चीज़ क्या कहलाती है, एग्रीमेंट। यानी आप दोनों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स आपस में मिल गए, मिलने के बाद क्या होता है पार्टनरशिप डीड में, द डॉक्यूमेंट इन विच द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्री बाय पार्टनर्स इज नो पार्टनरशिप डीड। मतलब हुआ कि आपके जो पार्टनर्स हैं आपस में जो भी वो तय कर लें वो सारी की सारी बातें एग्रीमेंट कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 पार्टनर्स थे, एक ने कभी मैं शाम को बैठूंगा, आप जो है रात में बैठ जाइएगा। एक बिजनेस ने तय करा कि भी मैं सैलरी में 5,000 रुपये लूंगा, आप 7,000 लेंगे, या मैं इतने पैसे लगाऊंगा, आप इतने पैसे लगाएंगे, या बिजनेस में ये काम होगा, वो काम होगा, जो भी आपस में तय आप कर लेते हैं बातें, वो सारी की सारी बातें क्या कहलाती हैं,
आपकी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब हो गया कि आपकी जो जो टर्म्स और कंडीशन है वो सारी की सारी कंडीशन आपने एक जगह लिख डाली और उस पर आप दोनों के दोनों क्या हो गए, एग्री। अब आपके दिल में ख्याल आएगा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा किस तरह हो सकता है। आप जो एग्री करते हो वो ओरल भी कर सकते हो और रिटन भी कर सकते हो। भाई आपको लगता है कि हम आपस में अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी बात है, आप आपस में ओरली तय करें और उस चीज़ को आप मान सकते हैं। आपने कहा नहीं भी इसे आपस में लिख लें, कभी हम कल को भूल जाएं, कोई बात ऐसी आ जाए कि हम भूल जाएं, कोई ऐसा नाम बात आए, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, रिटन में कर सकते हैं। मीन्स पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या हो गया, पार्टनरशिप डीड का मतलब हो गया कि वो टर्म्स या कंडीशन जो हम आपस में तय कर लेते हैं वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड कहलाती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कैसा होता है एमसीक्यू में, क्या पार्टनरशिप डीड रिटन होती है या ओरल होती है, या रिटन और ओरल दोनों हो सकती हैं? तो अब मैं कहूंगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी। आप चाहें तो लिख लें, आप चाहें तो क्या कर लें, ओरली उसे अपने पास रख लें। अब मेरे हिसाब से या गवर्नमेंट के हिसाब से भी गवर्नमेंट क्या कहती है, कहती है पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है वो बेटर होता है क्या अगर आप उसे रिटन में कर लें तो। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन में कैसे कर लें, रिटन में करने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप एक लीजिए क्या चीज़, आपका लॉटरी फॉर्म, उसके ऊपर 100 रुपीज़ का फॉर्म होता है, आपका जो वकील होता है उसे नोटरी कर देता है और आपकी सारी की सारी एग्रीमेंट उसके ऊपर आ जाती हैं। अब ये एग्रीमेंट जो होता है वो किस में हो जाता है, रिटन में। यानी कल कला को हम में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई अपनी बात से फिर जाए, तो जब रिटन एग्रीमेंट होगा तो आपके सबके सिग्नेचर होंगे, सारी टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ लिखी भी होंगी, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपके पास कॉपी होगी, आप आराम से उसे पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर होता है कि एग्रीमेंट क्या हो, वो रिटन हो। गवर्नमेंट कहता है आप रिटन कीजिए, ये आपके सामने पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अंदर 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर है, सारी एग्रीमेंट की बातें लिखी हुई हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्सों के इसके ऊपर क्या साइन है, जो जो कंडीशन है वो तय करते हैं, वो नेक्स्ट पेज पे या उसी पेज पर आप उसे आराम से लिख सकते हैं। मीन्स क्या हुआ कि आप चाहें तो एग्रीमेंट को ओरली कर लें, आप चाहें तो एग्रीमेंट को रिटर्न कर लें, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, ज़्यादा बेटर है कि आप एग्रीमेंट को रिटर्न करें। रिटर्न करने पर आपकी कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगी। अब आगे पढ़ते हैं साहब। इसके बाद जब एग्रीमेंट हो जाता है, अब एग्रीमेंट में आपके दिमाग में बातें आए कि क्या क्या हो सकता है एग्रीमेंट, हम क्या क्या बातें ऐसी लिखें। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसे आप क्या लिख सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट नेम एंड एड्रेस, आपकी फर्म का नाम क्या होगा, उसका एड्रेस कहाँ होगा। आपने अपनी फर्म का नाम लिख लिया स्टडी अल्फा, एड्रेस किस जगह पर एड्रेस है इसका, फर्म कहाँ पर है, नंबर 1 आपका ये हो एग्रीमेंट कहलाता है। सेकंड वाला नेम ऑफ पार्टनर्स एंड एड्रेस, पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं, उनका एड्रेस क्या है, आप इसे लिख सकते हैं। नेचर, आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है, जैसा हमारा एजुकेशन का है, आपका किस चीज़ का है, आप जिस भी चीज़ का बिजनेस चलना चाहें तो उस चीज़ का नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा। कैपिटल, किस किस आदमी ने कितने कितने पैसे लगाए, हो सकता है एक आदमी 1 लाख लगा रहा है, एक आदमी 50,000 लगा रहा है, एक आदमी कुछ भी नहीं लगा रहा, तो आपको वहां लिखना पड़ेगा कि किस किस ने कितने पैसे लगाए। हो सकता है सारे बराबर के पैसे लगाते हैं, तो कैपिटल जो है वो आप कितना कितना उसमें बिजनेस में लगा रहे हैं। कैपिटल आपने लगा दिया, कैपिटल लगाने के बाद जब आप कहीं पैसा बिजनेस में लगाते हैं तो आपको ब्याज मिलता है। आपने कहा जी नहीं, मैं तो अगर दूसरी जगह पैसा लगाता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, तो आप इंटरेस्ट अगर यहाँ चाहें तो यहाँ पे भी मिल सकता है, लेकिन आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने पैसा लगाए, तय कर लिया आपस में कि 10% इंटरेस्ट लगे अभी साल के अंदर, तो आपको 10% इंटरेस्ट एग्रीमेंट में लिखना होगा पार्टनरशिप डीड में। अब आपके दिल में आएगा यार अभी इंटरेस्ट लेते हैं और कोई पार्टनर्स कुछ पैसे निकाल ले, तो जब निकाल ले तो वो ड्राइंग कहलाता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि पार्टनर्स या फिर कोई भी ओनर्स जब पैसा अपना विड्रॉ करता है बिजनेस में तो हम उसे ड्राइंग बोलते हैं। अब ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट हो सकता है, एक आदमी पैसे लेके जा रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप ये भी तय कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप लिख सकते हैं भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई लेता है ड्राइंग तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ करा जाएगा, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। सैलरी या कमीशन, आप चाहें तो सैलरी और कमीशन भी तय कर सकते हैं। मैंने सोचा जी मैं तो 1,000 रुपये पर मंथ सैलरी लूंगा, एक दूसरे थे उन्होंने कहा जी मैं तो 3,000 रुपये पर क्वार्टर लूंगा, तो आप पर मंथ भी ले सकते हैं, पर क्वार्टर भी ले सकते हैं, ईयर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर सैलरी या कमीशन आप आपस में तय कर लेते हैं तो आपको सैलरी या कमीशन मिलेगा, लेकिन आपको पार्टनरशिप डीड में उसे लिखना होगा। अकाउंटिंग पीरियड, अब अकाउंटिंग पीरियड इसके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, अकाउंटिंग पीरियड से मतलब आप सभी जानते हैं कि हमारे पास एक तो होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर के अंदर हम 1 जनवरी से इसे स्टार्ट करते हैं और हमारा छोटा सा 12 मंथ का पीरियड होता है, 31 दिसंबर के अंदर इसका क्या हो जाता है, एंड, जिसे हम क्या बोलते थे, कैलेंडर ईयर। एक हमारे पास होता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है,
12 मंथ का पीरियड है, 31 मार्च में इसका एंड होता है, यानी कि 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारा। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस डेट में इसे फॉलो करते हैं। अब आपका अगर कैलेंडर ईयर के चलता है हिसाब, तो आप 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, 31 मार्च में एंड दिसंबर में एंड कर देंगे। लेकिन अकाउंटिंग ईयर से करते हैं तो 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और 31 मार्च में एंड कर देंगे। जैसे कि हमारे स्कूल के सेशन आपने देखा 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च में क्या हो जाते हैं, वो एंड। ऐसी बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, 31 मार्च में एंड हो जाते हैं। आपके छोटे मोटे कारोबार जो होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो 1 जनवरी में बिजनेस चालू करते हैं, 31 मार्च में 12 महीने का हिसाब करते हैं, जोड़ लेते हैं, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, आपस में बांट लेते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर है कि आप अकाउंटिंग पीरियड क्या लिखेंगे, लेकिन लिख लेंगे उसे तो अकाउंटिंग पीरियड आपको पता रहेगा कि कैलेंडर ईयर है या फिर क्या है, वो अकाउंटिंग ईयर। उस हिसाब से आप पैसा ले सकते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज, क्या क्या किस किस के राइट्स होंगे, किस किस की ड्यूटी क्या क्या होगी, कौन क्या वर्क करेगा, कहाँ जाएगा, क्या काम करेगा, सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है अलग अलग। तो उन सभी के बारे में लिख दिया जाता है। हम इसे क्या बोलते हैं, हमारे पार्टनरशिप डीड के कंटेंट। नंबर 1, नेम एंड एड्रेस, फर्म का नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा। नंबर 2, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कौन कौन से पार्टनर्स क्या क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके एड्रेस क्या हैं, वो सारी बातें लिखनी। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस नेचर का है, एजुकेशन से रिलेटिव है, फूड से रिलेटिव है, या आप कोई ट्रेवलिंग वर्क कर रहे हैं, तो आपको शो करना होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूट, किस किस पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, वो आपको वहां बतानी होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहे हैं तो कितना % कर रहे हैं, वो आपको लिखना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आप किसी भी पार्टनर से ड्राइंग्स के ऊपर कोई चार्ज लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना पड़ेगा आपको। सैलरी या कमीशन, आप सैलरी ले रहे हैं या फिर कमीशन लेते हैं, आप कमीशन भी ले सकते हैं। आपने किसी का कोई माल बिकवाया, उस माल पे आपको कमीशन मिल गया तो आप कमीशन ले सकते हैं। इसी तरह सैलरी भी आप चाहें तो बिजनेस में सैलरी ले सकते हैं, लेकिन आपको लिखनी पड़ेगी, तय करनी होगी। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड जैसे मैंने बताया, आपने 11th क्लास में पढ़ा कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। आपका कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, अकाउंटिंग ईयर भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस चीज़ पर, 12 मंथ के पीरियड के ऊपर। राइट्स एंड ड्यूटी, किस किस पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं, किस किस पार्टनर्स की कौन कौन सी ड्यूटी है। अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आपको ध्यान रखना होगा कि हम पढ़ रहे हैं बिजनेस के बारे में, ताकि हम अपना बिजनेस कर सकें। ये सारी की सारी बातें 12th की हम क्यों पढ़ते हैं, 12th की बातें पढ़ने का मतलब है कि इन फ्यूचर अगर हम कोई वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं, या हम कोई भी चीज़ करते हैं, तो हमें पता रहे कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातें करें। मैं 2 आदमी हूँ, अपने साथ किसी को जोड़ रहा हूँ, तो क्या राइट्स मेरे हो जाते हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज मेरी हैं, क्या क्या एग्रीमेंट मैं कर सकता हूं, मुझे कौन कौन सी बातें दिमाग में रखनी है। अब दोनों में फेथ आपके पास है, ट्रस्ट आपके पास है, लेकिन जो चीज़ आप रिटर्न में लिख सकते हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। अब कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सम प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आपको नोट रखना पड़ेगा। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं। जब आप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चाहे वो जीएसटी में हो, चाहे वो निसो में हो, या और किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपको अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। माइनर एज ए पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर्स माइनर है, 18 से कम उम्र का है, तो उसके बारे में आपको बताना होगा, क्या उसके राइट्स होंगे, क्या उसकी बातें होंगी, कैसे कैसे होगा। क्योंकि आपको पता है जब आदमी कोई माइनर्स होता है, हम उसे एडमिट कब कर सकते हैं, अगर सारे पार्टनर्स एग्री हों तो अब हम उसे साथ एडमिट कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन उसकी तय है कि उसे केवल प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। कोई भी माइनर्स किस कंडीशन में हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स थे, एक का नाम ए था, एक का नाम बी था, एक का नाम सी था। अचानक सी की डेथ हो जाती है। अब सी की डेथ हो जाती है, अब पार्टनर्स 2 रह जाते हैं, ए और बी। सी का एक छोटा सा बेटा था, जो छोटा था, 18 साल का था, उससे भी कम का। तो आपने सोचा है उस पार्टनर बच्चे को अपने साथ जोड़ लें, कुछ पैसा मिल जाएगा, आप उसे अपने साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन कब, जब दोनों पार्टनर्स आपस में एग्री हों, आप उसे अपने साथ जोड़ सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का कौन सा, सन, आपने इसे जोड़ दिया। लेकिन ये आपके साथ जो इन्वॉल्व होगा वो केवल प्रॉफिट के अंदर होगा। यानी अगर आपकी फर्म के अंदर प्रॉफिट होता है तो इसको इसका क्या दिया जाएगा, शेयर्स दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी फर्म के अंदर क्या हो जाता है, लॉस, तो ये इसका कोई हकदार नहीं है। लॉस के हकदार केवल कौन कौन होंगे, ए और बी। माइनर्स के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप किसी भी माइनर को एडमिट कर सकते हैं बशर्ते आप सब आपस में एग्री हों। लेकिन वो केवल किसके अंदर होगा इन्वॉल्व, ओनली प्रॉफिट के अंदर, नॉट ए लॉस। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हम लेने, लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर्स। अब किस किस की लाइबिलिटी क्या क्या होती हैं। वैसे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, यानी कि जितनी भी लाइबिलिटी है उसे पे करनी होगी। लेकिन अब एक नई चीज़ है, अगर आप देखें तो एक आता है LLP।
LLP का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड कर दी गई है। अगर आपकी फर्म में LLP लिखा है तो LLP का मतलब है कि आपकी एक लिमिटेड लायबिलिटी, आप उससे ज़्यादा लायबिलिटी को पे नहीं कर सकती। अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए सिंपल सिंपल है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, और LLP है तो लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन सभी पार्टनर्स LLP इस्तेमाल नहीं कर सकते। LLP का मतलब हो गया कि किसी भी तरह की लायबिलिटी है, मैंने जितनी तय कर ली, मैं इतने पैसे फर्म के, इतने पैसे तक लायबिलिटी पे कर सकता हूँ। किसी का मुझ पर कोई कर्ज चढ़ा हुआ है, कोई उधार हो गया, कुछ हो गया, तो मैं इतने रुपए तक दे सकता हूँ, अपने घर के पैसे नहीं दे सकता, वो LLP कहलाती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, मैं चाहे अपना घर बेचूं, कुछ भी चीज़ें बेचूं, मुझे उसकी पेमेंट करनी ही करनी होगी, वो हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो फर्म के अंदर अगर मेरे 3 पार्टनर्स हैं, एक का नाम A है, एक का नाम B है और एक का नाम क्या है C, तीनों पार्टनर्स में अगर हम तीनों पार्टनर्स चाहें तो तीनों पार्टनर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं कर सकते। यानी कि पार्टनर्स A, पार्टनर्स B, पार्टनर C, इनमें से किसी एक पार्टनर्स को छोड़ना पड़ेगा अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए। आप 2 LLP ले सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन एक जो होगा वो अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए होगा। सारे पार्टनर्स LLP का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्लीपिंग पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स का मतलब है कि जरूरी है वो पार्टनर्स एक्टिव रहे। भाई कुछ आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी है वो काम नहीं करना चाहता, सामने नहीं आना चाहता, जो नहीं आना चाहता, पैसा उसने बिजनेस में लगा रखा है, वो क्या हो जाएगा, हमारा स्लीपिंग पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, अब पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट, इसके लिए क्या है कंडीशन, आप अपना कोई भी एग्रीमेंट कर लेते हैं, एग्रीमेंट करने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है आपको आपस में बांटते हैं, आपका प्रॉफिट होगा या आपकी फर्म के अंदर क्या हो जाता है, लॉस। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तय करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तय करने पर आपकी फर्म के अंदर क्या होता है, अगर प्रॉफिट, तो आप इंटरेस्ट क्या करते हैं, अलाउ करते हैं एग्रीमेंट होने पर। लेकिन अगर आपकी फर्म के अंदर क्या हो जाता है, लॉस, तो एग्रीमेंट होने पर भी नो अलाउ, आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। यानी कि अगर आपकी फर्म में प्रॉफिट हुआ है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कन्फर्म है, आपने एग्रीमेंट कर रखा है। लेकिन अगर आपकी फर्म में लॉस हो गया और एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट होने के बावजूद आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में पूरा का पूरा हम टॉपिक लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, कि क्या क्या कंडीशनें होती हैं। बहुत सारी कंडीशन इसकी हैं कि प्रॉफिट है तो क्या होगा, लॉस है तो क्या होगा, प्रॉफिट कितना है तो क्या होगा। अब इसके बारे में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। अब वहाँ आराम से डिटेल में इसके बारे में पढ़िएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कैन बी एडमिटेड। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एडमिट नहीं कर सकते अपनी फर्म के अंदर। कुछ लोग, अब कौन कौन से लोग होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि किस आदमी को, किस पार्टनर्स को हम अपने साथ ऐड नहीं कर सकते। नंबर 1, पर्सन अनसाउंडेड माइंड, ऐसा आदमी जिसकी साउंड वो अनसाउंडेड माइंड का हो, यानी अगर कोई दिमाग से खराब है, दिमाग में उसके कोई कमी है, कोई परेशानी है, इस वजह से अगर उसका दिमाग काम नहीं करता तो आप उस आदमी को अपने साथ नहीं जोड़ सकते। आप कह सकते हो कि पर्सन अनसाउंडेड माइंड, जो पागल वगैरह होते हैं उनको आप अपने साथ पार्टनर्स नहीं बना सकते। नंबर 2, इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट का मतलब हो गया वो आदमी जो पैसे देने की पोजीशन में नहीं है, गवर्नमेंट ने उसे इंसॉल्वेंट घोषित कर रखा था, आप उसे अपने साथ पार्टनर्स नहीं बना सकते। नेक्स्ट, एनी इंडिविजुअल बाय लॉ, यानी कोई भी चीज़ जो इंडिविजुअल आपकी क्वालिफिकेशंस है, क्वालिफाइड है, कोई ऐसा काम है जिसे लॉ ने क्या कर दिया, मना कर दिया, आप उसे नहीं कर सकते काम को। फॉर एग्जांपल, आप कोई सट्टे वगैरह का काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। आप जो है कोई लॉटरी वगैरह का काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। आप किसी तरह की कोई ड्रग्स वगैरह नहीं बेच सकते, गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने मना कर रखी हैं, तो आप उन चीज़ों का बिजनेस नहीं कर सकते, उसमें आप किसी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। या कोई भी आदमी ऐसा जिस आदमी को जो है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया हो कि आप इस आदमी को अपने साथ नहीं जोड़ सकते, या बाहर कंट्री का है कुछ ही, वो इसे आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट, नो एग्रीमेंट। अब अगर ये तो हमारी रही एग्रीमेंट की सारी बातें कि एग्रीमेंट करने पर हम इन बातों को कर सकते हैं, ये बातें हमको आपस में क्या रखनी पड़ेंगी, ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब ये आती है हमारे सामने परेशानी कि अगर हमारे बिजनेस के अंदर एग्रीमेंट ना हो तो एग्रीमेंट ना होने पर हम किस कंडीशन में बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। कहते हैं प्रोविजन फॉर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो, यानी कि अगर एग्रीमेंट ना हो तो आप क्या क्या वर्क करेंगे। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट। कोई भी पार्टनर्स किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं ले सकता। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आपने तय करा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, और लेकिन आपने अगर एग्रीमेंट नहीं करा है तो किसी भी पार्टनर्स को किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन।
अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में आपस में तय कर लिया, तो जितना परसेंट आपने तय करा, एक आदमी है एक्स्ट्रा पैसे दे दिए उसने एज ए लोन, तो आपको उस पर ब्याज देना है। आपने तय कर लिया 5%, 10%, 20%, 12% मिलेगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए आप आपस में तय नहीं करते हैं, तो उसके बावजूद आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करना ही करना होगा। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन पे अगर आप तय नहीं करते हैं तो उसके बावजूद 6% इंटरेस्ट आप पे करेंगे। सैलरी या कमीशन, किसी पार्टनर्स ने कोई आपस में तय कर ली सैलरी तो मिलेगी, लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट में तय नहीं करी है तो किसी भी पार्टनर्स को किसी भी तरह की कोई सैलरी पे नहीं करी जाएगी, ना ही उसे कोई कमीशन दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 3 पार्टनर्स हैं, एक की कैपिटल 1 लाख लगी है, एक की कैपिटल 50,000 लगी है और एक ने कुछ भी नहीं लगाया, तीनों आपस में मिल गए, आपस में तय कर लिया हम रेशो जो है 3, 2 और 1 का बांटेंगे, तो उस हिसाब से बांटेंगे। अगर उन्होंने कोई बात तय नहीं करी है तो इस कंडीशन में सभी पार्टनर्सों को इक्वली प्रॉफिट बांटा जाएगा। यानी वो अपना अपना प्रॉफिट बांटेंगे बराबर, तय ना करने की कंडीशन में। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर्स का कोई भी एडमिशन नहीं कराया जा सकता जब तक सभी पार्टनर्स आपस में एग्री ना हो। कोई भी पार्टनर्स नो डीड के अंदर एडमिट नहीं हो सकता तब तक जब तक वो आपस में एग्रीमेंट ना कर लें। तो ये वाली बात रही हमारी नो एग्रीमेंट की। वो पीछे एग्रीमेंट की सारी बातें, एग्रीमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ नो एग्रीमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। अब मसला आता है कि हम अकाउंट्स कौन से बनाते हैं इसके लिए। जब आप अपना कोई भी काम करते हैं तो आपके सामने जो है अकाउंट्स बनते हैं साहब। सबसे पहला हमारा जो अकाउंट्स होता है इसके अंदर जब सारी डीट पढ़ लेते हैं तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोपरेशन अकाउंट, जब आप 11th क्लास में थे तो 11th क्लास में सबसे पहले आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट लॉस बनाने के बाद आपकी क्या बनती थी, बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट बनाया करते थे। अब यहां पर क्या चेंज हो जाते हैं, अब क्योंकि यहां पर पार्टनर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस के बाद जो है हमारा जो अकाउंट्स बनता है उस अकाउंट्स का नाम होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी पार्टनर्स होते हैं वो अपना सारा हिसाब बांटते हैं। किसे कितनी सैलरी मिलेगी, किसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किसे कितना ड्राइंग्स मिलेगा, जो जो बातें वो आपस में तय कर लेते हैं। वो सारी की सारी बातें हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटते हैं। इसके बाद इन चीज़ों को कन्वर्ट कर दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारा एक अकाउंट बनता है कि पार्टनर्स की कितनी कितनी चीज़ें हैं, कितनी कैपिटल है, कितना कितना उसे हिस्सा मिला, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, सैलरी है तो सैलरी, शेयर्स है तो शेयर। ये सभी बातें कौन से अकाउंट्स में आती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद फिर आप क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। उसके बाद हमारी बैलेंस शीट बनती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं आगे देखते हैं हम। इससे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, किस तरह का बनता है। तो नेक्स्ट हमारे अकाउंट का नाम है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये साइड आपकी डेबिट की हो जाती है और ये वाली साइड आपकी किस चीज़ की हो जाती है, क्रेडिट की। यानी जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर किस तरह से आपको करना है। 11th क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। आपने देखा जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो उसका आंसर प्रॉफिट लॉस में लिखा। जब आप प्रॉफिट लॉस बनाते थे तो प्रॉफिट लॉस का आंसर आप बैलेंस शीट में लिखते थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का आंसर आप यहाँ लिखते हैं। आपको प्रॉफिट लॉस दिया गया होता है क्वेश्चन के अंदर, जितने भी आपके होते हैं आपको हर क्वेश्चन में प्रॉफिट मिल जाता है और सबसे पहले आप प्रॉफिट के पैसों को यहाँ पर दिखा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चंस के अंदर वो क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट निकाल कर देगा। जब नेट प्रॉफिट दे तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स, क्रेडिट साइड आपकी डेबिट साइड, बाय में लिखेंगे बाय प्रॉफिट, और आप प्रॉफिट के अमाउंट को यहाँ शो कर देंगे। अगर आपके क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लगाएंगे, लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले वाले पार्टनर जो हैं इनकी ड्राइंग के पैसे, जो भी ड्राइंग्स है, सपोज कीजिए इसके 10,000 तो 10,000। आपने अगर कोई रेट ऑफ परसेंटेज तय करा है तो परसेंटेज जो भी होगी मल्टीप्लाई। आपको देखना पड़ेगा कि परसेंटेज के साथ अगर उसने कोई नहीं दिया हो पर एनम वगैरह तो आप केवल परसेंटेज अपॉन 100 करेंगे, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज के साथ क्या लिखा होगा, पर एनम, तो आप यहां पर एवरेज मंथ 6/12 मान के चलेंगे। अब एवरेज मंथ क्या होते हैं,
इसके अंदर हम अभी आगे आने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेक्चर लेकर, आप वहाँ देखेंगे कि हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। पहली कंडीशन होती है बिगिनिंग, आप किसी भी साल के या किसी भी महीने के या किसी भी क्वार्टर के पहले दिन पैसा ले सकते हैं। दूसरी हमारी होती है मिडिल, आप 15 तारीख को पैसे ले सकते हैं। तीसरी हमारे पास कंडीशन है एंड, आप जो है साल के, महीने के या क्वार्टर के एंड में अमाउंट ले सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ये हमें पता नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा तो है, परसेंटेज भी लिखी, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता कि हम बिगिनिंग है, मिडिल है या एंड है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर मिडिल को मान के चलते हैं और मिडिल के अंदर हमारा 6/12 होता है। यानी आप जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएं, परसेंटेज के साथ अगर आपको पर एनम दे रखा हो तो आप 6/12 करेंगे और कैलकुलेशन यहाँ रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 ड्राइंग थी, परसेंटेज 10% था, 10,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12, आपकी अमाउंट यहाँ जाएगी। लेकिन अगर पर एनम ना हो तो आप 6/12 नहीं करेंगे। इस कंडीशन में हम इस रेस्पेक्टिव पीरियड की ड्राइंग्स मान के चलेंगे और परसेंटेज पूरा का पूरा लगाएंगे। इसी तरह दूसरे वाले की ड्राइंग, जो भी पार्टनर्स है हम इसकी ड्राइंग्स ले लेंगे। 2 पार्टनर्स आपके पास होंगे, मल्टीप्लाई जो भी उसका रेट है अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6/12 और आपकी इसकी कैलकुलेशन यहाँ आ जाएगी। इस तरह दोनों की कैलकुलेशन आप बाहर रख देंगे। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट की अमाउंट बाहर आ जाएगी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, परसेंटेज लेंगे, ड्राइंग्स की अमाउंट जो भी परसेंटेज रेट है वो मल्टीप्लाई 6/12। इसी तरह दूसरे की ड्राइंग्स मल्टीप्लाई परसेंटेज मल्टीप्लाई 6/12, दोनों की अमाउंट आ जाएगी, पैसे बाहर आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लगाया जाएगा। अगर उसने कोई भी परसेंटेज आपको दे रखी है तो आप पार्टनर्स की कैपिटल लेंगे, जो आपके पास कैपिटल का पैसा होगा, मल्टीप्लाई जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लगा देंगे और अमाउंट को अंदर लिख लेंगे। इसी तरह हम दूसरे पार्टनर्स की कैपिटल लेंगे, मल्टीप्लाई रेट जो भी उसका रेट है अपॉन 100, इसकी अमाउंट भी यहाँ जाएगी, दोनों का टोटल करके पैसे बाहर। पार्टनर्स 2 हैं तो 2, अगर पार्टनर्स 3 है तो तीनों की कैपिटल ली जाएगी, जिसकी भी कैपिटल है जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना परसेंटेज यहाँ लगाया जाएगा। यहाँ पर तो पर एनम होने की कंडीशन में 6/12 करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर पर एनम दिया हो तब भी हम पूरी की पूरी अमाउंट लेके चलते हैं। यहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई 6/12 नहीं होता। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते में अगर परसेंटेज के साथ 6/12 है तो आप यहाँ पर परसेंटेज के साथ पर एनम है तो आप 6/12 करते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल रहे हैं और परसेंटेज के साथ पर एनम हो या पर एनम ना हो तब भी आप यहाँ पर केवल कैपिटल और रेट ऑफ ऑन उसका परसेंटेज लगाते हैं और कुछ भी नहीं करते। इसी तरह अगर किसी पार्टनर ने कोई सैलरी तय कर ली है तो आप उसकी सैलरी को पे करते हैं। अब सैलरी की कंडीशन क्या हो सकती है, उसने कोई भी रुपये तय कर लिए और आपकी कंडीशन है पर एनम की। जब पर एनम की होगी तो इसका मतलब साल में एक बार पैसा लेगा, आप 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, पैसे बाहर आ जाते हैं। सपोज कीजिए वो पर मंथ पैसा ले रहा है, अगर वो पर मंथ अमाउंट ले रहा है तो जो भी रुपए उसके हैं, अगर वो बोलता है पर मंथ तो पर मंथ में आप 12 की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक साल में वो 12 बार पैसे लेगा तो 12 की मल्टीप्लाई करके तब पैसे बाहर। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी 2000 पर एनम, तो 2000 में 1 की मल्टीप्लाई करी, 2000 बाहर आ गए। आप कहते हैं जी नहीं 2000 पर मंथ, तो 2000 मल्टीप्लाई 12 यानी 2400 रुपये आपके आ जाते हैं बाहर। हो सकता है क्वार्टरली हो जाए, आप देखते हैं स्कूलों में फीस जाती है क्वार्टरली, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो क्वार्टरली चलती हैं। अब क्वार्टर भी जो है आप जानते हो 3 तरह के क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर मकान वगैरह को कहते हैं, दूसरा क्वार्टर फीस वाला का हो गया, तीसरे क्वार्टर और भी होते हैं जो आप समझ रहे होंगे कौन से वाले क्वार्टर वो होते हैं ना, तीसरे क्वार्टर। एक चौथे भी होते हैं कुछ खाने पीने वाले क्वार्टर। तो आप ये ना माने कि चौथे पांचों क्वार्टर हैं, ये क्वार्टर फीस वाला चल रहा है या अमाउंट वाला, ये रेट वाला सैलरी वाले क्वार्टर। तो क्वार्टर में हम 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, आप एक साल में 4 बार पैसे लेते हैं और पैसे यहाँ आ जाते हैं। यानी कि अगर पर मंथ है तो 12 की मल्टीप्लाई, पर एनम है तो 1 की मल्टीप्लाई, अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टर में 4 की मल्टीप्लाई 4 बार पैसे लेती हैं। जो भी है, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, जिसका भी होगा टोटल मिलाकर यहाँ कर देंगे बाहर। अगर आपने कोई भी कमीशन तय कर लिया है तो कमीशन तय करा तो कमीशन मिलेगा, तो कमीशन के हिसाब से आप जो भी परसेंटेज तय करते हैं वो परसेंटेज आपको मिलती है, और आपकी परसेंटेज जो होती है वो तय करती है प्रॉफिट के ऊपर। जो भी आपका प्रॉफिट होगा या वो जिस पर भी आपको कहता है इतना परसेंटेज लेना, उतना परसेंटेज का रेट लगाते हैं, अमाउंट बाहर आ जाती है। इसी तरह दूसरे वाले का लगाते हैं, इसके पैसे बाहर आ जाते हैं और आपका टोटल बाहर आ जाता है। जरूर नहीं है कमीशन दोनों का हो, किसी एक का भी हो सकता है कमीशन, दोनों पार्टनर से कमीशन भी हो सकता है। अब कमीशन के ऊपर भी कंडीशन है। कमीशन में आपने 11th में पढ़ा होगा मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। जब वो बिफोर चार्जिंग करता था तो परसेंटेज अपॉन 100 होता था, जब वो आफ्टर चार्जिंग करता था तो आप परसेंटेज प्लस करते थे, 100 प्लस परसेंटेज। तो ये कंडीशन आगे आएगी, हम जब भी उसे देखेंगे। अभी नॉर्मली छोटा सा देखने के लिए, अगर आपका प्रॉफिट लॉस या प्रोपोर्शन अकाउंट बन रहा है
तो सबसे पहले आप बाय प्रॉफिट लिखते हैं, अमाउंट बाहर आ जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है उसमें तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते हैं, ड्राइंग के पैसे मल्टीप्लाई परसेंटेज मल्टीप्लाई 6/12 करते हैं अमाउंट पहले के अंदर, इसी तरह दूसरी के अंदर टोटल अमाउंट बाहर आ जाती है। नेक्स्ट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल की अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंटेज अमाउंट, दूसरे की कैपिटल मल्टीप्लाई परसेंटेज अमाउंट बाहर। पर एनम का यहाँ कुछ भी नहीं करा जाता। सैलरी में 3 कंडीशन आपके पास आई। अगर वो बोलता पर एनम तो आप 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, वो बोलता पर मंथ तो आप 12 की मल्टीप्लाई करते हैं, वो बोलता क्वार्टरली तो आप 4 की मल्टीप्लाई करते हैं। कमीशन प्रॉफिट पर भी हो सकती है, रेवेन्यू पे भी हो सकती है। कभी कभी नेट सेल दे देते हैं, वो कहते हैं रेवेन्यू पर लगाइए, तो कमीशन की कंडीशन है, हम कमीशन की कंडीशन लेंगे जिस भी तरह का होगा। अगर प्रॉफिट पे है तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगाएंगे आपका, और आप अमाउंट बाहर कर देंगे, दोनों का टोटल बाहर आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होगा और आप क्रेडिट साइड को नीचे प्लस कर लेंगे। प्रॉफिट का पैसा, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट, इन सभी को प्लस करके बाहर रख लेते हैं। यही अमाउंट उठ के आपकी इस साइड आ जाती है, और ऊपर के सारे जो होते हैं आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, आप सभी को क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जो भी आपका अमाउंट निकल के आता है आप दोनों पार्टनर्स में उनके रेशियो में इसे क्या कर देते हैं, डिवाइड। पहले पार्टनर्स जो भी अमाउंट होगी निकल के आई है वो अमाउंट, उसका रेशो आप रेशो में डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह दूसरे आदमी का अमाउंट मल्टीप्लाई उसका रेशो आप रेशो में डिवाइड कर देते हैं, पहले के अमाउंट यहाँ और दूसरे के अमाउंट यहाँ। एक छोटी सी बात जो ध्यान रखनी होती है हमें, क्या प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, आपने बाय में लिख दिया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर क्या हो जाता है, प्रॉफिट के साथ साथ वो लोन दे देता है। तो हम क्या करते हैं साहब, अगर वो लोन दे दे तो आप प्रॉफिट को रफली लिख सकते हैं। सपोज कीजिए आपका जो प्रॉफिट था आपने यहाँ रफली बाहर लिख दिया 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अगर वो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे देता है, लोन होने की कंडीशन में आपको निकालना होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए जो भी लोन की अमाउंट होगी आप बोल लेते हैं, मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज आपने तय कर ली होगी वो परसेंटेज, अगर तय ना करी हो तो आप कितनी परसेंटेज लेते हैं, 6%। अगर इंटरेस्ट का आपका तय नहीं है तो 6%, मल्टीप्लाई टाइम। आपने देखना होगा कि लोन किस टाइम में लिया, किस डेट में लिया। जो भी इंटरेस्ट निकल के आएगा आप ऊपर वाले प्रॉफिट में से इसे माइनस कर देंगे, और आपका जो आंसर निकल कर आता है आप इस आंसर को फिर इस प्रॉफिट की जगह पर शो करते हैं। मतलब ये हुआ स्टार बनाने का मतलब कि अगर सिंपली प्रॉफिट है तो आपने बाय प्रॉफिट लिखा, अमाउंट बाहर आ गई। लेकिन अगर सपोज कीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया उसमें, या लोन आ गया, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें अपना प्रॉफिट अलग से रखना होगा। आप चाहें तो प्रॉफिट वहां पर भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना होगा, लोन की अमाउंट जो भी परसेंटेज है और टाइम जिस डेट में वो लेता है, अमाउंट से आप माइनस कर देंगे, जो आपकी अमाउंट निकल के आएगी। अब आपका ये नेट प्रॉफिट कहलाएगा। यही नेट प्रॉफिट आपका कहां पहुंच जाएगा साहब, आपके प्रॉफिट के अंदर, इस जगह पर पहुंच जाएगा। इस तरह से आपका पहला वाला अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जैसे मैंने बताया इसके बाद हमारा दूसरा अकाउंट आएगा। अब दूसरा अकाउंट जो होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी 2 टाइप के हैं। किस टाइप के होते हैं देखते हैं साहब, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे पास कैपिटल 2 टाइप की होती है। एक तो कैपिटल क्या है, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि सभी पार्टनर्स तय कर लेते हैं कि हर साल अमाउंट सेम दिखानी है, जितनी कैपिटल पहले थी हर बार उतनी ही कैपिटल हम दिखाएंगे इसे। तो इसे हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल। जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम 2 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। हमारे पहले अकाउंट्स का नाम होता है कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। दूसरा जो होता है उसका नाम होता है करंट अकाउंट्स, यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। पार्टनर कैपिटल का मतलब हो गया जो भी उनकी कैपिटल है वो वहां दिखाई जाती है। करंट्स का मतलब हो गया जो भी वो डीलिंग आपस में करेंगे वो सारे की सारी डीलिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाई जाएगी, जिसे अभी हम आपको शो करेंगे आगे। नेक्स्ट हो गया फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएट का जैसा मीनिंग से पता चल रहा है कि कैपिटल कमी आज़ाद हो गई, तो जितनी भी बातें होंगी सारी की सारी एक अकाउंट्स के अंदर दिखाई जाएंगी, और वो अकाउंट जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी पार्टनर्स की कैपिटल भी, बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो सारे की सारी इसी अकाउंट्स में दिखाई जाएंगी। अब पता कैसे चले, तो आप मेरे साथ अकाउंट देखिए ताकि आपको पता चले कि इस अकाउंट में क्या क्या आता है। सबसे पहले मैंने लिया पार्टनर्स का कौन सा, फिक्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके दिस साइड डेबिट साइड, इधर आपकी क्रेडिट साइड होती है। पार्टनर्स 2 भी हो सकते हैं, पार्टनर्स 3 भी हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ 3 पार्टनर्स लिया। अगर बाय द वे 3 पार्टनर्स होते हैं तो जब पार्टनर्स 3 होते हैं तो सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, और पहले वाले पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ आ जाती है, दूसरे की कैपिटल यहाँ आ जाती है, और तीसरे की कैपिटल यहाँ। केवल किसका पैसा लिखते हैं, कैपिटल का पैसा। आपकी कैपिटल की अमाउंट पार्टनर्स के कॉलम में आती है खाली, ओनली कैपिटल।
इसके अलावा अगर आप कोई भी कैपिटल बिजनेस में और लगाते हैं एडिशनल कैपिटल, तो वो कैपिटल आ रही है। आप कह सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल पार्टनर्स की कैपिटल आती है। अगर वो अपनी कैपिटल में से कुछ हिस्सा निकालना चाहे तो आप इधर लिख सकते हैं, वो हिस्सा निकाल सकते हैं। मोस्टली जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे उन सभी क्वेश्चंस के अंदर कैपिटल होगी, और आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, अपनी कैपिटल की अमाउंट यहाँ लिख देंगे, टोटल बंद कर देंगे, यही अमाउंट आपकी यहाँ आ जाएगी। ये तीनों अमाउंट आप उठा के एज इट इज यहाँ रख देंगे। अगर बाय द वे कैपिटल से कोई विड्रॉ करा जाएगा तो आएगा इधर, नहीं तो आपका ये कहलाएगा टू बैलेंस सीडी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट आपकी कैपिटल की पहले थी, फॉर एग्जाम्पल आपकी कैपिटल एक लाख थी, तो 1 लाख यहाँ रहेगी, 1 लाख यहाँ रहेगी और 1 लाख यहाँ आ गई। जो कैपिटल पहले थी वही कैपिटल अब है, तो कैपिटल फिक्स हो गई। इसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का अकाउंट। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में बैलेंस भी हो सकते हैं। अगर वो आपको कहता है बैलेंस है तो आप लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी अगर ए का है तो ए के कॉलम में, बी का है तो बी के कॉलम में, सी का है तो सी के कॉलम में। लेकिन जब आप करंट अकाउंट के बैलेंस देखें तो ये कन्फर्म कर लें कि बैलेंस वो क्रेडिट है या वो बैलेंस कौन सा है, डेबिट। अगर बाय द वे वो क्रेडिट बैलेंस है तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिट बैलेंस ए का ए के कॉलम में, बी का बी के कॉलम में, सी का सी के कॉलम में। लेकिन अगर बाय द वे करंट के अंदर लिखा हो बैलेंस डेबिट तो आप आ जाएंगे दिस साइड, आप करेंगे टू बैलेंस सेम साइड एंड बीडी सेम साइड। डिफाइन करेगा क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट तरफ, और अगर डेबिट की साइड है तो डेबिट की। ए का है तो ए के कॉलम में, बी का है तो बी के कॉलम में, सी का है तो सी के कॉलम में। ये तब है जब उसने बैलेंस आपको रेफर कर रखे हैं। अगर उसने करंट अकाउंट के बैलेंस क्वेश्चन में दिए हैं तो आपको बाय बैलेंस बीडी पहले लिखना है। अब देखना यह है कि अगर क्रेडिट है तो आप बाय वाली साइड में लिखेंगे, और अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो आप डेबिट वाली साइड में लिखेंगे। लेकिन दोनों में ही ब्रॉट डाउन बीडी आपको सबसे पहले लिखना होगा। जब आप बीडी लिख देंगे तो अभी आपने अकाउंट्स बनाया कौन सा वाला, आपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की जितनी भी डेबिट साइड की चीजें थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ये सारे की सारी डेबिट की साइड आपके किस अकाउंट में, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाती हैं। सबसे पहले लिखते हो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ए की अमाउंट है वो ए के कॉलम में, बी की अमाउंट बी के कॉलम में, सी की अमाउंट सी के कॉलम में। अगर सी है तो, नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। ए और बी है तो ए और बी के कॉलम में जाता है। सैलरी, उधर से ही सैलरी, ए की सैलरी है तो ए के कॉलम में, बी की सैलरी है तो बी के कॉलम में, सी की सैलरी है तो सी के कॉलम में। इसी तरह अगर कोई कमीशन तय करी थी वहां, अगर वहां आपने कमीशन लगाई तो ए की अमाउंट ए में, बी की अमाउंट बी में, सी की अमाउंट सी में। यानी कि ये सारे की सारी अमाउंट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रेफर करी जाती है। जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में अमाउंटें होती हैं, टू वाली साइड में, वो सारी अमाउंटें हम यहाँ क्रेडिट साइड में यानी बाय वाली साइड में रेफर कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हो एक आदमी है वो दूसरे आदमी से हाथ मिला रहा है, जब हाथ मिलाता तो उसका सीधा हाथ सामने वाले का उल्टा हाथ, तो यदि एक अकाउंट दूसरे अकाउंट में जब ट्रांसफर होता है तो दिखता हमें क्रॉस है, लेकिन होता राइट साइड है। उनका डेबिट साइड और इनका क्रेडिट साइड यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं वो। इसी तरह शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर है तो आप यहाँ लिख देते हो सकता है क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स दे रखा हो, अगर ड्राइंग्स दिया है तो ड्राइंग की ओरिजिनल अमाउंट ए की अमाउंट ए में, बी की अमाउंट बी में, सी की अमाउंट सी में। क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जैसे कि वहां था किसमें, क्रेडिट साइड में, तो वो इसके डेबिट साइड में आता है। आप लिखते हो ए की अमाउंट ए में, बी की अमाउंट बी में, सी की अमाउंट सी में, इस तरह से आप लिख देते हो सकता है आपका प्रॉफिट की जगह पर लॉस आ जाए तो लॉस है तो लॉस वाली साइड चले जाएगा, लेकिन फिलहाल मोस्टली प्रॉफिट ही प्रॉफिट चलते हैं तो मैंने प्रॉफिट इसी ले लिया है। जब आप सब चीजें भर दो, कहने का मतलब हुआ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जितनी भी टू की चीजें होती हैं वो करंट अकाउंट के बाय में आती हैं। डेबिट की चीजें क्रेडिट वाली साइड में और क्रेडिट की चीजें डेबिट वाली साइड में। इन सभी का टोटल कर दिया जाता है नीचे। आप नीचे टोटल कर देते हो, ए का टोटल, इसी तरह बी का टोटल, इसी तरह सी का टोटल। यही टोटल आपका इधर आ जाता है दिस साइड। ए की अमाउंट ए के कॉलम में आ जाती है और ऊपर की जितनी भी चीजें होती हैं आप सारे के सारे उन्हें माइनस कर देते हो और वो चीज कहलाती है आपकी टू बैलेंस सी डी, कैरेट डाउन। इसी तरह आप बी का टोटल करते हो नीचे, बी का टोटल उठा के यहाँ रखते हो और ऊपर की जितनी भी अमाउंट होती हैं सब माइनस हो जाती हैं। इसी तरह आप सी का टोटल करते हो, अगर सी है सी का टोटल यहाँ रखते हैं और ऊपर की सारी अमाउंट क्या हो जाती है, माइनस। अभी जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तब आपकी इसने बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी आप फिलहाल फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट में मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होने के बाद आपको क्वेश्चन में देखना होता है कि क्वेश्चन बोलता है फिक्स कैपिटल मेथड या फ्लैक्चुएट।
अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल बोलता है तो हम दो अकाउंट्स बनाते हैं। पहला अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है जिसमें केवल कैपिटल की अमाउंट यहाँ दिखाई जाती है और कुछ भी नहीं, और आप बैलेंस बंद कर देते हैं। कोई इंट्रोड्यूस कैपिटल हो या विड्रॉ कैपिटल से हो तो आता है, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट दूसरा बनता हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जितनी भी टू की चीजें होती हैं, यानी कि डेबिट साइड की चीजें, कैपिटल करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जितनी भी क्रेडिट साइड की चीजें होती हैं प्रॉफिट को छोड़कर डेबिट साइड में लिखते हैं। क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले अगर कोई बैलेंस हो तो बैलेंस लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसके भी पार्टनर्स का उसके कॉलम में, सैलरी जिस पार्टनर्स की है उसके कॉलम में, कमीशन जिस पार्टनर्स का है, ए का है तो ए में, बी का है तो बी में, सी का है तो सी में। हो सकता है एक पार्टनर्स का हो दूसरे का ना हो तो आप डैश लगा लीजिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट जिस भी पार्टनर्स का है उसी में डाल देंगे। ड्राइंग्स अगर पार्टनर्स के ड्राइंग्स गिवन है तो आप ड्राइंग्स लगाएंगे, उसी के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिस जिसके होंगे उसके कॉलम में भर देंगे। सभी का टोटल नीचे कर दिया जाएगा, इसी टोटल को यहाँ रखेंगे और ऊपर का सारा क्या कर देंगे माइनस। ये कहलाता है फिक्स कैपिटल, जब फिक्स कैपिटल होती है। अब आ जाता है दूसरा फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड। जब कैपिटल फ्लैक्चुएट होती है तो क्या होती है साहब? जब कैपिटल फ्लैक्चुएट होती है तो जो हमने दोनों अकाउंट्स बनाए हैं ये दोनों अकाउंट्स आपस में जुड़ जाते हैं। अब इस बैलेंस बीडी की जगह पर यहां पर हमारा आ जाता है बैलेंस बीडी किस चीज का? कैपिटल का। यानी केवल एक अकाउंट मेंटेन करा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आप यहां पर सबसे पहले बैलेंस बीडी के अंदर जो अमाउंट लिखते हैं वो किसकी लिखते हैं? कैपिटल की। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा गया हो और आपसे कहा गया हो खाली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो आप केवल एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में अगर वो कहता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और करंट अकाउंट मेंटेन कीजिए, तो दो अकाउंट्स बनेंगे, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। अब फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट में क्या है? फर्स्ट आप लिखते हैं सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, जिस भी पार्टनर्स की कैपिटल होती है उसके कॉलम में आ जाती है। ए की कैपिटल ए के कॉलम में, बी की कैपिटल बी के कॉलम में और सी की कैपिटल सी के कॉलम में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप ए का कैपिटल इंटरेस्ट ए है, बी का इंटरेस्ट बी में, सी का इंटरेस्ट सी के कॉलम में लिख देते हैं। इसी तरह सैलरी अगर किसी पार्टनर्स की है तो उसके कॉलम में आ जाएगी, अगर किसी पार्टनर्स की ना हो तो उसमें आप डैश लगा दें, और अगर किसी भी पार्टनर्स की नहीं है तो आप हटा देंगे, यानी इंटरेस्ट सैलरी नहीं आएगी। कमीशन अगर है तो लिखा जाएगा, अगर कमीशन ना हो तो कमीशन का नाम ही नहीं आएगा। इसी तरह शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ है आप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में अपना अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ए की अमाउंट ए के कॉलम में लिख देते हैं, बी की अमाउंट बी के कॉलम में लिख देते हैं, सी की अमाउंट सी के कॉलम में लिख देते हैं। ड्राइंग्स की ओरिजिनल अमाउंट आप ए की अमाउंट ए में लिखेंगे, बी की अमाउंट बी में लिखेंगे, सी की अमाउंट सी में लिखेंगे। इसी की तरह आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का ए में, बी का बी में और सी के कॉलम में लिखेंगे। जब ये सभी चीज़ों को लिख देंगे तो आप पहले की तरह टोटल मार लेंगे, ए का टोटल यहाँ लिखा जाएगा, इसी टोटल को आप यहाँ उठाकर लिखेंगे और ऊपर वाला टोटल इसमें से क्या कर देंगे, दोनों सब्सट्रैक्ट, और आपको जो आंसर निकलेगा आप उसे बोलेंगे टू बैलेंस सी डी कैरेट डाउन। इसी तरह आप बी का टोटल करेंगे, इसी टोटल को उठाकर आप यहाँ रखेंगे, इसमें से आप दोनों माइनस कर देंगे और आपका क्या निकल जाएगा, आंसर। इसी तरह आप सी का टोटल करेंगे, नीचे टोटल करने के बाद इसी टोटल को आप उठाकर यहाँ रखेंगे और ऊपर वाला इसमें से क्या कर देंगे, माइनस करने के बाद जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आपका आंसर क्या कहलाएगा, बैलेंस सीडी, यानी कि कैपिटल के पैसे। ए की कैपिटल कितनी हुई, बी की कैपिटल कितनी हुई, सी की कैपिटल कितनी हुई। इस कंडीशन को हम फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। फ्लैक्चुएट क्यों? क्योंकि मेरी कैपिटल पहले कुछ और थी, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की कैपिटल थी, मुझे इंटरेस्ट भी मिल गया, सैलरी मिल गई, कमीशन मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। अब जब मैं टोटल करता हूँ तो मेरी कैपिटल चेंज हो जाती है, पहले 1 लाख थी, अब ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है अगर मैं ड्राइंग लेता हूँ। तो जब कम ज़्यादा होने की वजह से वो फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट हो जाता है। जबकि आपने पीछे पढ़ा वहाँ कैपिटल मेरी जितनी थी एज इट इज उतनी की उतनी रहती है, वो तो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता। तो इसे देखने के लिए, अब ये तो आपकी थ्योरी की बात रही, आपने अकाउंट्स देखे कि हम कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ मेंटेन करने वाले हैं, यानी कि फंडामेंटल के अंदर हमें 2 अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। हमारा सबसे पहला अकाउंट जो होगा उसका नाम होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने देखा कि आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे और कैसे कैसे। दूसरा हमारे पास है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो फ्लैक्चुएट भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए मेरा आप सेकंड लेक्चर देखें, जिसके अंदर मैं आपको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखाता हूं कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर गए। तो अब इसके लिए जुड़े आप मेरे साथ, मेरे सेकंड लेक्चर के साथ। इसी के साथ मैं आपको अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।